किसी एक शहर में मीना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जिसे सजने संवरने और अट्रैक्टिव कपड़े पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने मनमौजी तरीके से सबसे बात करती थी और जैसे ही उसके नाम से ही पता चलता था, मीना मतलब कि अप्सरा और सुंदरी। मीना काफी सुंदर और शादी के लायक हो चुकी थी और शीशे के सामने तैयार होकर खुद से बोलती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देख लियो मीना, आज जो लड़का तुझे देखने आएगा ना, वो पहली नजर में ही तेरा दीवाना हो जाएगा और फौरन ही तुझसे शादी के लिए हाँ कर देगा। आखिर मैं हुई इतनी सुंदर, मीना है नाम मेरा और हुस्न की मलिका हूँ, तभी तो प्रदीप रोशन ना जाने कितनों की क्रश हूँ मैं। खैर अब तो मेरी शादी होने जा रही है। इसी तरह कुछ ही देर में विकास नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है और मीना को देख पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है और इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और मीना अपने ससुराल में आ जाती है और अपनी सुहाग रात में सेक्सी सा नाइटी पहने अपने पति का इंतजार करती है। तभी उसका पति कमरे में आता है और बोलता है, अरे वाह डार्लिंग, तुम तो इस शॉर्ट नाइटी में बड़ी ही हॉट लग रही हो। लगता है सुहाग रात की बहुत ही जल्दी है तुम्हें। हाँ जानू, वो तो हर लड़की को होती है। आओ ना, गले लग जाओ ना, मेरे तन मन की प्यास बुझाओ ना। अरे बस बस, ज्यादा तेजी में गाओगी तो कमरे के बाहर तक आवाज चली जाएगी। मीना, वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। अरे हाँ हाँ, ये तो मुझे सब कहते हैं, इसमें नया क्या है? मतलब मैं कुछ समझा ही नहीं, क्या कहना चाहती हो आखिर तुम? अरे कुछ भी नहीं, अब बातों से ही रात काली करोगे या फिर रोमांस भी करोगे पतिदेव? इस तरह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर कुछ ही वक्त बीतने के बाद सुबह होती है और विकास मीना से बोलता है, मीना बेबी जल्दी से पैकिंग कर लो क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था शादी के लिए, अब हमें चलना है वापस। इस तरह शादी के अगले दिन ही विकास अपनी वाइफ मीना को अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाता है और जैसे ही वो दोनों ओला कार से बाहर निकलते हैं, तभी उस मोहल्ले के सभी लड़के मीना को देखते हैं, जिसके बाद विकास और वो अपने घर में एंट्री करते हैं और मीना बोलती है, हाय पतिदेव, अपना ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, घर तो खूबसूरत लगेगा ही, मेरी खूबसूरत वाइफ जो आ गई है इस घर में। तुम भी ना जान, हर वक्त मेरी तारीफ ही करते रहते हो। चलो तुम रेस्ट करो, इतने में मैं किचन में जाकर काम कर लेती हूँ और तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मीना किचन में जाकर चाय बनाती है और फिर दोनों चाय पीते हैं, जिसके बाद मीना कुछ ही घंटों में पूरे घर को अच्छे से साफ कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। मीना अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है और दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद विकास अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाओ बेबी, आज तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। तुम तो मेरी अमेजिंग वाइफ के साथ साथ एक बेस्ट कुक भी हो। अब तुम ही मेरी पूजा हो और अर्चना भी। थैंक यू जान, अब से तुम ही मेरे रोशन, दीपक, साहिल, सब कुछ तुम ही हो। ये सब कौन है? अरे जैसे तुमने पूजा अर्चना बोला, वैसे ही मेरे रोशन, दीपक और साहिल है। मेरा मतलब ये सब नाम है, जस्ट चिल डार्लिंग। इसी तरह वक्त बीतता है और अगली सुबह आ जाती है और विकास अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद मीना नहा धोकर हॉट सी साड़ी पहनकर अपनी गैलरी पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी सामने वाले घर से केशव नाम के उसके पड़ोसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे देखते हुए बोलता है, अरे हाय, ये हमारे मोहल्ले के बंजर बाग में सुबह सुबह ये हॉट गुलाब का फूल कहाँ से खिल गया। इसे देखकर तो मुझे एक शायरी याद आ गई, ना हार चाहिए ना ही कार चाहिए, मुझे तो बस मोहल्ले में आई मीना का प्यार चाहिए। केशव ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी बीबी रिंकी उसे चाय देने आती है और बोलती है, बेबी ये लो चाय। हाँ रख दो, पी लूंगा, तुम जाओ अब। अरे आज तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? और दिन तो मुझे रोक लेते हो, रोमांटिक शब्द बोलते हो, आज क्या हो गया? रिंकी ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने की गैलरी पर खड़ी मीना पर पड़ती है और वो बोलती है, ये नई बला कौन है जो ऐसे बेशर्म तरीके से साड़ी पहन के गैलरी पर खड़ी हो गई है? देखो तो, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही और इतना सोच नहीं सकती क्या कि इस मोहल्ले में और भी आदमी है? भगवान कहीं ये मेरी सौतन ना बन जाए। इससे पहले मैं अपने पति को अंदर लेकर चली जाती हूँ।
इस तरह रिंकी अपने पति को अंदर लेकर चली जाती है और जिसके बाद मीना भी अपने घर के अंदर चली जाती है और वो अकेले बोर हो रही होती है। तभी खुद से बोलती है, शिट यार, मैं तो बोर हो रही हूँ। अभी तो विकास को भी गए हुए 1 घंटा ही हुआ है, क्या करूँ? चलो नीचे ही घुमाती हूँ, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। चल मीना, चलते हैं। इस तरह मीना हॉट सी साड़ी में फुल मेकअप करके अपने घर को बंद करके घूमने के लिए निकल जाती है और इस बार फिर से मोहल्ले के रोहित की नजर उस पर पड़ती है और वो मीना को देख कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे वाह, कितनी खूबसूरत और हॉट है ये। अरे काश ये मेरी पत्नी होती या मेरी पत्नी इसकी तरह होती। मेरा तो दिल खुश हो जाता। आए हाय, विकास भैया की तो किस्मत खुल गई, कितनी अच्छी और हॉट बीवी मिली है इन्हें। इस तरह इस बार उसी मोहल्ले के दूसरे शख्स विजय मीना की खूबसूरती का कायल हो जाता है और घर जाकर अपनी वाइफ को बोलता है, अरे काजल सुनो, अरे हमारे मोहल्ले में इतनी सुंदर औरत आई है, उसको देखकर हमारा दिल तो फिसल गया। अरे बहुत हॉट है। अरे एक काम करो, तुम भी उसकी तरह बन जाओ, कितनी हॉट और अच्छी लगोगी। क्या बताएं तुम्हें? बस करो, ज्यादा तारीफ मत करो उसकी। मैं जैसी हूँ ना वैसे ही ठीक हूँ मैं। अगर तुम खुद को उसकी तरह सजा नहीं सकती, अपने पति को हॉट लग नहीं सकती, तो शादी क्यों की तुमने? अरे अब तो मैं उसी पे लाइन मारूंगा। तुम्हें जो करना है करो, जो समझना है समझो। समझी तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब तो साफ है, वो हमारे मोहल्ले के विकास भैया है ना, उनकी पत्नी है और इसी नाते हमारी भाभी हुई। बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे अब तो मजा आएगा, भाभी से थोड़ी दिल की बातें करेंगे। ज्यादा दूर की मत सोचो, तुम समझे ना। और खुली आंखों से ना सपने देखना ना बंद कर दो। और वो मेरी सौतन बनी ना, और तुम याद रखना, तुम्हारा है ना कीमा बना के रख दूंगी। अभी देख के आती हूँ ऐसी कौन सी बला आ गई है। इस तरह काजल अपनी मोहल्ले की सहेली रिंकी के घर जाती है। हाँ काजल, आ जाओ, घर में ही हूँ मैं। रिंकी, एक बात बता, इस मोहल्ले में कौन सी औरत आई है और तेरा क्यों मूड ऑफ है यार? अरे काजल, क्या बताऊं, वो डायन थोड़ी देर पहले यहाँ ग्रिल पर खड़ी थी और मेरा पति केशव उसे लगातार देखे जा रहा था, जैसे कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल या कोई मैग्नेट हो। मुझे तो डर लग रहा है कि वो मेरी सौतन ना बन जाए। वैसे आपको ये कैसे पता कि कोई औरत आई है? अरे अभी विजय के पास से आ रही हूँ, वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तो डर लग रहा है कि वो मेरी सौतन ना बन जाए। दोनों बात कर रही होती है कि तभी मीना वहाँ आ जाती है और उसे देख काजल और रिंकी उसे रोकती हुई बोलती हैं, अरे रुको जरा, तुमसे बात करनी है। किस तरह की साड़ी पहनती हो तुम? इस मोहल्ले में ना शादीशुदा औरतें ना बहुत है, थोड़ा सा ना सही से रहा करो और अपने ना चाल चलन ना ठीक कर लो। अरे अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक काम करो, अगर तुम दोनों को अपने पति पर भरोसा नहीं है तो उसे अपने पल्लू से बांध लो। चलो बाय लेडीज। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और इसी तरह अगला दिन आ जाता है और विजय और केशव एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ केशव उसे बोलता है, यार विजय, एक बात बताऊं, मोहल्ले में आई भाभी पर मेरा दिल आ गया है। अरे भाई की बात कर रहा है तू? अरे तेरे से ज्यादा दुखी मैं होता था कि कौन से बेकार से मोहल्ले में घर ले लिया मैंने। लेकिन जब से भाभी जी आई है, उनकी हॉटनेस देखी है, अरे मेरा तो दिल खुश हो गया है। मन करता है इसी लोकेशन पे हमेशा बैठकर भाभी जी को ताड़ता रहूं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मीना हॉट सी साड़ी पहने हुए आती है और बोलती है, हे नोटी बॉयज, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? नथिंग भाभी जी, हम बस आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी, व्हाट्स योर नेम? इस तरह दोनों अपना नाम बताते हैं और मीना भी अपना नाम बताती है, जिसे सुन केशव बोलता है, ओ भाभी जी, आपका नाम सुनकर तो मुझे एक गाना याद आ गया, कहो तो सुनाऊं? यस, व्हाई नॉट। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। भाभी, गाना कैसा लगा? एक काम क्यों नहीं करते, तुम आइसक्रीम की दुकान खोल लो, तुम्हारी आवाज से आइसक्रीम की अच्छी सेल होगी। ओके बॉयज, आई हैव टू गो। इस तरह मीना वहाँ से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विजय और केशव बार बार मीना को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दाल कहाँ गलने वाली थी। मीना मनमौजी होने के कारण सिर्फ उनसे ही बात करती थी
इधर रिंकी और काजल अपने पति की हरकतों से परेशान थी, जिसका सारा दोष वो अपने पति को न देकर मीना को ही देती। और एक दिन रिंकी बोलती है, काजल, अब इस मीना की घटिया हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें सीधे इसके पति से बात करनी होगी। इस तरह दोनों मीना के घर जाती हैं और विकास को पूरी बात बताती है। और उनकी बातें सुन विकास अपनी वाइफ मीना को बोलता है, डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुम हर किसी से फ्रैंकली बात करती हो, इसलिए इन दोनों को गलत लगता है। यू आर राइट बेबी, बट इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। तुम दोनों की दोनों सिर्फ मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। पहले अपने पति के गिरबान में झांक कर देखो कि वो कैसा है। मैं सिर्फ उनसे एज ए नेबर्स बात करती हूँ, प्यार तो सिर्फ मैं अपने पति से करती हूँ। इस तरह रिंकी और काजल वहाँ से आग बबूला हुए चली जाती हैं और घर जाकर अपने पति की जमकर सुताई करती हैं, जिसके बाद दोनों दोबारा किसी औरत से फ्लर्ट करने की बात को भूल ही जाते हैं। नेहा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की काफी समय पहले एक हादसे में जान चली गई थी, इसीलिए अब कामिनी ने ही अपनी बेटी नेहा को पाला था। बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से कामिनी अपने घर में बहुत सादा खाना ही बनाया करती। ऐसे ही हर दिन की तरह कामिनी ने घर पर दाल चावल बनाए हुए थे और स्कूल से नेहा लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बेटा, बनाया है ना, दाल चावल बनाया है और आलू का चोखा। लेकिन माँ, कल भी तो खाया था ना दाल चावल और चोखा, और परसों भी, और फिर उससे एक दिन पहले भी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन घर में जो होगा मैं तो वही बनाऊंगी। आज और खा ले, कल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ, आप कुछ अलग क्यों नहीं बनाती हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा घर से बाहर चली जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त सुमन मिलती है। वहीं दूसरी ओर घर में नेहा की माँ कामिनी रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब क्या करूँगी? मेरी एक ही बेटी है, लेकिन गरीबी के चलते उसका भी कुछ पसंद का खिला नहीं पाती हूँ। यहाँ कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा को गुस्से में देखकर सुमन उससे कहती है, अरे नेहा, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। हर दिन किसी न किसी बात पर मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यार बाजार जा रही थी, सोचा कि आज बाहर से ही कुछ खा लूं। तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसी के साथ चलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे तुझे क्या हो गया? अब कहाँ अपने सपनों में खो गई तू? कुछ नहीं, बस तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ खा सकूं। अरे तो क्या हो गया, मैं दे दूंगी तेरे पैसे भी, तू बस मेरे साथ चल, हम दोनों खा लेंगे। अब दोनों बाजार कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेहा की माँ कामिनी उसका इंतजार कर रही थी, पर अभी तक नेहा घर नहीं आई थी। उसकी चिंता में वो यहाँ से वहाँ घर के बाहर ही टहल रही थी और नेहा सुमन के साथ बाजार में मोमोज खा रही थी और घर पर नेहा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये लड़की गुस्से में ना जाने कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खाना भी ठंडा हो गया है, एक बार गर्म कर देती हूँ, क्या पता आ ही रही हो। कामिनी नेहा के लिए खाना गर्म करती है, तो वहीं दूसरी ओर नेहा बाजार में चाउमीन के मजे ले रही थी। यहाँ कामिनी खाना गर्म करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है और नेहा का इंतजार करती है, तो बाजार में नेहा गोलगप्पे खाते हुए आनंद ले रही थी। अरे वाह सुमन, ये गोलगप्पे तो बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ मिलता है। नेहा, तू भी क्या याद रखेगी? मेरे साथ रहेगी तो मजे में ही खाए पिएगी और ऐश करेगी। यार सुमन, तेरे पापा तो पैसे वाले अमीर हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। हम गरीबों के नसीब में तो बस दाल चावल है। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ, जरूरी नहीं है कि तू रोज रोज दाल चावल ही खाए। सुमन नेहा को अपने पैसों से बाजार में बहुत कुछ खिलाती है और वहाँ नेहा की माँ कामिनी घर पर नेहा का इंतजार कर रही थी और बार बार खाना गर्म कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा भी मुस्कुराते हुए घर आती है और उसे देखकर कामिनी कहती है, बेटी नेहा, तू आ गई, चल अब जल्दी से खाना खा ले,
बहुत देर हो गई तुझे बाहर गए हुए। मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। चल जल्दी से खाना खा ले बेटा। माँ, मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, बाहर मुझे मेरी दोस्त सुमन मिल गई थी, तो उसने मुझे बाजार से बहुत कुछ खिलाया, इसलिए मेरी भूख ही मर गई। क्या कहा? भूख मिट गई? मुझे लगा तू गुस्सा है और कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। माँ, आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। नेहा अब सोने चली जाती है और यहाँ कामिनी भी खाना नहीं खाती और खुद भी भूखी सो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में किसी लड़की का जन्मदिन था, जो कि एक अमीर परिवार से थी। उसने अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दी थी, सिवाय नेहा के, और ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सुमन नेहा के पास आकर कहती है, अरे नेहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें नैना ने पिज्जा नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही नहीं लिया। क्या कहा? तूने नहीं लिया या उसने नहीं दिया? मैं सब जानती हूँ कि नैना तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा चलो उसकी बात जाने दो, एक काम करते हैं कि हम दोनों साथ में पिज्जे को खाते हैं। लेकिन सुमन, ये तो तुम्हारा पिज्जा है ना, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? तुम खाओ इसे, मैं नहीं खा सकती। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो हम दोनों भी इसे मिल बांट कर ही खाएंगे। नेहा को अब सुमन पिज्जा खाने के लिए दे देती है। नेहा ने पहली बार पिज्जा खाया था, उसे पिज्जे का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार सुमन, ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, लेकिन आज खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तो अमीरों के लिए एक दिन में एक बार के खाने में से एक होता है। मैं तो खुद कभी कभी खा ही लेती हूँ। पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। मुझे तो घर का दाल चावल ज्यादा पसंद आता है। यार तू कितनी लकी है ना, तेरे मम्मी पापा अमीर है और वो तुझे रोज ये अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है, और एक मेरे घर में तो बस रोज दाल चावल ही बनते हैं। अरे अब तू ज्यादा मत सोच और आराम से खा ले, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। नेहा और सुमन पिज्जा खा लेते हैं और यूं ही अब कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, नेहा अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, आपको पता है आज मैंने पिज्जा खाया था। स्कूल में एक लड़की का जन्मदिन था, तो उसने सबको पिज्जा खिलाया। मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। बेटी, ये सब अमीरों का खाना होता है, हम गरीबों के नसीब में ये कहाँ, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। तो तू ज्यादा किसी के साथ ये सब मत खाना, वरना तुझे इन सब की आदत लग जाएगी। माँ, एक बात बताओ, आपने कभी खाया है ये अमीरों वाला खाना? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैंने कभी खाया नहीं होगा ऐसा खाना? हम गरीबों के घर दाल चावल बनते हैं, अमीरों का खाना नहीं। जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, तब से तो मैंने दाल चावल के अलावा कुछ और खाया ही नहीं। इतना कहकर अब कामिनी अपने कामों में लग जाती है और नेहा खुद से कहती है, माँ ने कभी भी अमीरों वाला खाना नहीं खाया है। अब मैं माँ को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यूं ही वक्त गुजरता है और नेहा स्कूल के सभी बच्चों से उनका होमवर्क करवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उनसे बदले में 10 रुपए लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का जन्मदिन था, तो इसीलिए वो होमवर्क करके मिलने वाले पैसों से अपनी माँ के जन्मदिन पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है, जो कि कामिनी ने कभी नहीं खाया था और कुछ को तो देखा तक नहीं था। ये सब कहाँ से आया बेटी? माँ, ये अमीरों वाला खाना है। आपने कहा था ना कि आपने अमीरों वाला खाना कभी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आपके जन्मदिन पर क्यों ना मैं आपको ये खाना खिलाऊं। जरूरी नहीं है ना कि बस अमीर के घर ही अमीरों वाला खाना आए, गरीब के घर भी तो अमीरों वाला खाना हो सकता है ना। लेकिन बेटी, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब नेहा कामिनी को सब कुछ बताती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुकुल बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अपने में ही रहा करता। उसके 2 बेटे थे, धीर और सुधीर। वो अपनी बीवी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता और उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे कहती है,
सुनिए जी, धीर और सुधीर दोनों बड़े हो गए हैं। अब हमको दो अच्छी लड़कियां देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, पता है मुझे। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, समझी तुम? मेरा वो मतलब नहीं था जी। हाँ ठीक है, मैं सब समझता हूँ। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ तुम। मुकुल ये बोलकर चुप हो जाता है और इंदु वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मुकुल और इंदु के बीच हमेशा ऐसी ही खामोशी बरकरार रहती है। एक दिन मुकुल इंदु की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ये सब होता देखकर इंदु खुद मुकुल से कहती है, जी शादी के 25 साल हो गए, लेकिन आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो इंदु, तुम खुश हो ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको हमारे बच्चों की कसम है, अब तो आपको सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इंदु की कसम देने पर मुकुल को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है और वो कहता है, दरअसल तुमसे शादी करने से पहले मैं भोपाल काम करता था और वहाँ मैं मयूरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं अपने गांव वापस आया और पिताजी ने मरते हुए मेरी शादी का वादा तुम्हारे पिता से कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं किसी को भी मयूरा की सच्चाई नहीं बता पाया। आप इतने सालों में मुझे एक बार तो ये सच्चाई बता सकते थे ना, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको कुछ बताऊं। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उसको यहाँ ले आइए। न जाने बेचारी इतने सालों से कैसे रह रही होगी। इंदु की बात सुनकर मुकुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद वो भोपाल मयूरा को लेने जाता है और इंदु अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सब की तैयारी कर लेती। और कुछ दिनों बाद मुकुल सोनम नाम की एक लड़की के साथ वापस आता है और इंदु उसे देखकर कहती है, जी ये कौन है? इंदु, मयूरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये मेरी बेटी है सोनम। इंदु उसका स्वागत करती है और अपनी घर आई सौतेली बेटी को उससे कमरा दिखाकर आराम करने भेज देती है। जिसके बाद सोनम अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मिस्टर मुकुल, तुमको क्या लगता है तुम मुझे यहाँ अपने घर में रख लोगे और मैं तुमको माफ कर दूंगी? मेरी माँ ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, वो कितना रोई है, कितना तड़पी है और तड़प तड़प कर वो मर गई है। और मैंने खुद समाज में कितने ताने सुने हैं, कितना रोई हूँ। अब मेरे हर एक आंसू का हिसाब तुमको देना होगा। सोनम ये बोलकर अपनी आंख से निकलते आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद वो पहले तो मुकुल के परिवार से मिलने जुलने की कोशिश करती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपना लेते हैं। एक दिन सोनम इंदु के पास आती है और कहती है, माँ, आज आप खाना रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटी तो आराम कर, मैं बना लूंगी। सोनम अपनी माँ की नहीं सुनती और खुद खाना बना देती है, लेकिन वो सारा खाना बहुत ही बेकार बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो इंदु का बेटा धीर कहता है, माँ, ये कैसा खाना बनाया आपने? इससे वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। पर ये खाना तो सोनम ने बनाया है। माना कि आप सौतेली माँ हैं, लेकिन ये आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपकी सौतेली बेटी आपके घर आ गई है तो आप ऐसे झूठ बोलेंगी? सोनम ये बोलते हुए अपने पराठे लेकर कमरे में चली जाती है। और ये सब होता देखकर मुकुल कहता है, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। तुम्हारी उससे दिक्कत क्या है? देखो, बेचारी पराठों के साथ अचार भी नहीं लेकर गई। मुकुल ये बोलकर खुद भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और ये सब होता देखकर इंदु की आंखें भर आती हैं। सुधीर भी ये सब होता देख रहा था, जिसके बाद वो सब समझ जाता है कि सोनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है और सोनम अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती है। जिसके बाद जब शाम को वो मंदिर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और तभी धीर और सुधीर वहाँ आकर उन लड़कों को जमकर मारते हैं। और सोनम दोनों से कहती है, थैंक्स भैया, इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। तूने राखी बांधी है, तेरी रक्षा करना तो हम दोनों का फर्ज बनता है। आखिर तू बहन है हमारी, सौतेली ही सही। चल अब घर चलते हैं। सुधीर और धीर ये बोलकर सोनम को लेकर घर आते हैं। एक दिन वो खुद से कहती है, इस इंदु की वजह से मुकुल ने मेरी माँ को छोड़ा था ना, अब इसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं तेरी दोषी को तेरे पास भेज रही हूँ ताकि तू उससे अपने सब आंसुओं का हिसाब ले सके। सोनम ये बोलकर घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है
और जैसे ही इंदु सीढ़ियों से उतरने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। सोनम परिवार को दिखाने के लिए इंदु की सेवा का नाटक करती है और शाम के समय अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, आज मेरी माँ की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी अपनी सौतन को दुखी देखकर। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इनके घर सौतेली बेटी नहीं मनहूसियत आई है जो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनम की ये बात दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा था, जो अंदर आकर उससे कहता है, सही कर रही हो तुम इस परिवार के साथ। जिस परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया वो इसी लायक है कि तुम उनको दुख दो और जलील करो। भैया आप यहाँ? हाँ मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम इस परिवार का भला नहीं चाहती हो, क्योंकि पापा की वजह से तुम्हारी माँ को दुख मिले थे। लेकिन इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अपने बदले की भावना को साइड में रखकर कभी एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोच के देखो। सुधीर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोनम उसके बात के बारे में सोचती है और रात को हल्दी वाला दूध लेकर अपनी सौतेली माँ इंदु के पास जाती है और उसे कहती है, लीजिए माँ, दूध पी लीजिए। अरे बेटी तूने क्यों कष्ट किया? मैं ठीक हूँ। सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है, थक गई होगी, जा जाकर सो जा। मुझे आपको ये बताना था कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। आपकी वजह से मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया था, लेकिन मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। मुझे कभी उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये अनर्थ ही नहीं होने देती। जो धोखा तूने झेला है वही मुझे भी मिला है मेरी बेटी। क्या? हाँ, और जब मुकुल जी ने मुझे सब बताया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मयूरा को लेने भेज दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मुकुल जी कभी भी तुम्हारी माँ से बिछड़कर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बस अपने पिता की कसम और वादे की खातिर निभाया। ये जो भी हुआ ईश्वर की नियति थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको माँ बोला लेकिन कभी माँ मान नहीं पाई। लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मेरी कोई लड़की नहीं थी तो मुझे लगा भगवान ने मुझे एक लड़की देकर मेरी झोली भर दी। इंदु ये बोलकर सोनम को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सोनम इंदु की दिल से सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनम दिल से सबसे माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ सालों बाद मुकुल सोनम के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और घर आई सौतेली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं मुकुल और इंदु का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।